आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर चाहे तो एकेडमिक्स उठा के देख लें या आप कॉम्पिटिटिव मींस नीट एग्जामिनेशंस के पेपर उठा के देख लें, इस पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी जेनेटिक्स वाली यूनिट से इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए अब इस चैप्टर को मैं कंप्लीटली कवर करने वाला हूं वन बाय वन। सो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन वीडियोस पे अपना प्यार दिखाएं। जितने भी व्यूअर्स हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड यस, अगर टॉपिक इंटरेस्टेड लगे, अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो डेफिनेटली लास्ट में लाइक बटन प्रेस करना बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज डीएनए। एंड डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डीएनए पे ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो डीएनए है क्या? एवरीबडी नोज दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल और ये वो जेनेटिक मटीरियल है विच इज प्रेजेंट इन almost all the living organism. तो DNA is genetic material and it is present in all living organism, all the living organism. कुछ exceptions हैं, उन exceptions को भी mention कर लेते हैं, ठीक है। exceptions में viruses हैं, okay, except very popular virus HIV that is human immunodeficiency virus and TMV tobacco mosaic virus। अब यहां पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है बट हियर आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पे आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल बनता है। क्लियर ना? चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में लेके चलते हैं ताकि ये टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस होता है जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, और जब वो इंफॉर्मेशन स्टोर करे तो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में हो। कोडेड फॉर्म में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी ये भी आप आगे धीरे धीरे समझेंगे, बट शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी इंफॉर्मेशन है हमारी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ लाइक एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम्स, एक्सप्रेशन ऑफ हार्मोन्स, सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स फॉर्मेशन, सब कुछ ये डीएनए स्टोर कर सकता है, करता ही है। और डीएनए के पास ये टेंडेंसी है, क्यों है? क्योंकि ये वो सब्सटेंस है। तो जेनेटिक मटेरियल इज अ सब्सटेंस which has an ability to store the information. So ability to store the information in the coded form। और मैं शॉर्ट में एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा इस कोडेड फॉर्म से रिलेटेड। लाइक मुझे एक अमाइनो एसिड को कोड करना है, ठीक है। तो डीएनए के पास तो 4 लेटर लैंग्वेज है। डीएनए सिर्फ 4 लेटर लैंग्वेज समझता है एंड दैट 4 लेटर्स आर एडेनिन, ओके, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। क्लियर ना? यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन डीएनए के स्ट्रैंड पे होगी वो इसी 4 लेटर पे होगी, A, G, T एंड C। क्लियर? अब मैं इसको इस तरह से मेंशन कर रहा हूं A, G, T, C एंड ये स्ट्रैंड जो है दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। क्लियर ना? तो ये एक स्ट्रैंड डीएनए का है और ये ATGC जब आरएनए पे कोड होगा तो ये AGUC हो जाएगा, थाइमिन रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय यूरासिल। क्लियर? तो ये बन गया बच्चों आरएनए।
अब आरएनए को पॉलीपेप्टाइड के लिए यानी प्रोटीन के लिए एक्सप्रेस होने के लिए प्रोटीन्स के लिए क्या चाहिए बच्चों? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के लिए अब यहां पे ट्रिपलेट कोड यूज होता है। आई रिपीट, यहां पे ट्रिपलेट कोड यूज होता है। क्लियर हुआ? तो अगर ट्रिपलेट कोड की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस कैन कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब 3 तो कोड करेंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि वो 3 किसी न किसी अमाइनो एसिड को कोड कर ही रहे हों। अगर ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं तो उसको हम नॉनसेंस या टर्मिनेशन कोडॉन्स बोलते हैं। बट यहां पे ये ट्रिपलेट कोड, अभी आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज हम लोग सिर्फ आज डीएनए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ट्रिपलेट कोड इज इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड। तो बच्चों ये 1 अमाइनो एसिड है। अब आप सोचिए कि डीएनए के एंटायर लेंथ पे ऐसे कितने सारे ट्रिपलेट्स पड़े होंगे, और हर एक ट्रिपलेट अगर कुछ हम रेगुलर यूनिफॉर्म पे ले लें, रेगुलर इंटरवल्स पे ले लें, तो हर एक ट्रिपलेट अगर अमाइनो एसिड के फॉर्म में एक्सप्रेस होता जा रहा है तो बाद में सारे अमाइनो एसिड लिंक्ड होके क्या बनाएंगे? प्रोटीन। एंड वही प्रोटीन हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन है। तो ये जो सब्सटेंस है ना डीएनए, इसके पास ये टेंडेंसी है कि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करे कोडेड फॉर्म में एंड एक्सप्रेस करे, पहले पास इट ऑन टू प्रोजेनी एंड एक्सप्रेस देयर, ओके, एंड एक्सप्रेस इट इन द प्रोजेनी या इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उस नेक्स्ट जनरेशन में ये एक्सप्रेशंस अपने शो करें। बात समझ में आई? तो दिस इज द बेसिक एम ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। और जेनेटिक मटेरियल होते क्या है? वो सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, उस इंफॉर्मेशन को पास करने की और उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने की। और ये इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है। कोडेड फॉर्म क्यों? क्योंकि डीएनए के पास बच्चों सिर्फ 4 लेटर्स हैं, दैट इज AGTC या GTCA या TCAG। ओवरऑल इसी 4 लेटर्स को हमें यूज करना है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इनके ट्रिपलेट कोड्स बन जाते हैं और यही ट्रिपलेट कोड एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जब डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन हो जाए और आरएनए से जब प्रोटीन हमें बनाना होगा यानी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो यही अमाइनो एसिड्स लिंक्ड होके प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे। एंड हो सकता है वो प्रोटीन कोई इंपॉर्टेंट एंजाइम हो, कोई इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हो, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द रोल ऑफ डीएनए। अब डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, बट आपको शायद ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए का मतलब अब मैं पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि पहले 2 कंपोनेंट्स के बीच में कंपटीशन था कि विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो चलिए आज एक नई चीज मैं आपको बताता हूं कि जेनेटिक मटेरियल के लिए 2 कंपोनेंट्स में, 2 सब्सटेंस में कंपटीशन था। और सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो था प्रोटीन्स। एंड अर्लियर इट वाज थॉट दैट कि प्रोटीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? बट ये क्यों नहीं बना ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में इसके भी एविडेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो ये पूरा जो चैप्टर है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रोटीन एंड डीएनए, अब इन 2 के बीच में हम एक कंपैरिजन देखेंगे। तो प्रोटीन्स, नो डाउट प्रोटीन्स को प्रोटीन्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज प्रोटीन्स आर प्रीएमिनेंट्स। प्रीएमिनेंट्स का मतलब सबसे पहला या सबसे पहले बना हुआ सबसे बड़ा मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन्स आर preeminence
एंड इट इज द मैक्रोमोलिक्यूल, यानी सबसे टॉप पे है प्रोटीन्स एज अ मैक्रोमोलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रीएमिनेंस. ओके, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय, 11th में बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 20 अमाइनो एसिड्स यूनाइट और लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन. पढ़ा है ना आपने? तो यानी प्रोटीन्स के लिए हमें 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए, ऐसा आपकी एनसीईआरटी बताती है. बट ओवरऑल तो 300 प्लस अमाइनो एसिड्स हैं, बट हम अभी एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए चलेंगे. तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. चलिए, प्रोटीन को बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स चाहिए. इसका मतलब इतने अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स को ही हम मान ले, एनसीईआरटी को ही मान ले, तो ये अमाइनो एसिड्स रिशफल्ड होते रहते हैं, रिशफल्ड होते हैं, इनका सीक्वेंस बदलता रहता है और इन सीक्वेंस की वजह से हर बार कोई नया प्रोटीन बनता है. आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर में सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा है, 6th पोजीशन सिर्फ चेंज हुई थी, सिर्फ एक अमाइनो एसिड तो चेंज हुआ था, सिर्फ एक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हुआ वैलिन से और नॉर्मल पर्सन बिकेम सिकल सेल एनेमिक पर्सन. नॉर्मल हीमोग्लोबिन gets changed into defective hemoglobin, normal RBC gets changed into sickle shaped RBC. तो सिर्फ एक चेंज. अब यहां पे क्या है, 20 अमाइनो एसिड्स, तो डेफिनेटली इट शोस वैरायटी, बहुत ज्यादा वेराइटीज आएंगी और ज्यादा वेराइटीज आर नॉट गुड फॉर द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. आपको इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करना है तो आप इतनी ज्यादा वेराइटीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते. डीएनए के पास क्या है, सिर्फ 4, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो वहां पे इतनी ज्यादा वेराइटीज तो नहीं बनने वाली. नंबर 2, अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स और डीएनए में जो मेजर कंपैरिजन है, जिसकी वजह से प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में कंसीडर नहीं किया जाता, प्रोटीन्स do not have tendency to store the information. ये इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता. do not have tendency to store or to duplicate. ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये डुप्लीकेट नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते खुद को. ओके, मैं इसको रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं बिकॉज बच्चों जो लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं रेड मार्कर से मार्क करूंगा. ओके, सॉरी, रेड मार्कर से मार्क करूंगा ताकि ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है. तो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू स्टोर और टू डुप्लीकेट और टू रेप्लिकेट. नंबर 3, दे डू नॉट प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस में क्या होता है ना कि 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल. तो जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए. प्रोटीन प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. अगर ये प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कंप्लीट या 100% ट्रांसमिशन भी पॉसिबल नहीं होगा. तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. दे डू नॉट प्रिसाइजली, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं तो प्लीज ग्रामर को ओवरलुक करते हुए चलिएगा. प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड. चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रोटीन्स का फेलियर क्या था. अब यही सारी चीजें हम डीएनए में देखें तो डीएनए भी मैक्रोमोलिक्यूल है और डीएनए के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, डीएनए इज एबल टू रेप्लिकेट, एबल टू स्टोर. पहले तो हम स्टोरेज की बात कर ले. एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन, एबल टू रेप्लिकेट, ठीक है, रेप्लिकेट भी करेगा. ओके, एंड द थर्ड वन प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक,
अब मैं आपको ना एक चीज याद दिलाता हूं जिससे आप इन दोनों के रिलेशन को समझ सकते हैं। आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बहुत पॉपुलर थ्योरी पढ़ी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय सर्टेन एंड बॉवेरी। और सर्टेन एंड बॉवेरी ने क्या कहा था, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, सर्टेन एंड बॉवेरी थ्योरी। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझना है आपको। तो सर्टेन एंड बॉवेरी के थ्योरी में क्या था, यही था ना कि क्रोमोसोम्स आर द मीडियम, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल, और जो जीन्स जिसके बारे में मेंडल बात कर रहा था, दे आर प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स आर द मीडियम, ओके, आर द मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन of characters, okay, between the generations, okay, between the generations। बात समझ में आई आपको? यही चीज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ इस तरह से है कि मेंडल्स जीन, जो मेंडल्स जिन जीन्स की बात कर रहा था, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड इट इज अ क्रोमोसोम विच सेग्रीगेट। अब मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जीन्स सेग्रीगेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, बट सर्टेन एंड बॉवेरी ने हमें ये प्रूव किया कि क्रोमोसोम्स आर द मटेरियल विच सेग्रीगेट एंड लीड्स टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। अब आप इस चीज को देखें कि क्रोमोसोम्स हैं क्या। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिन, फाइबर, एंड दैट थ्रेड लाइक फाइबर्स आर एक्चुअली प्रोटीन। प्रोटीन ही तो है वो, और वो प्रोटीन अगर आप ध्यान से कभी देखें, मैं कभी इस टॉपिक को भी कवर करूंगा, वो प्रोटीन भी आपके डीएनए एंड हिस्टोन को इस तरह से कॉइल्ड करते हुए बना हुआ है। चलिए आपको शो में कर ही दूं एक स्मॉल डायग्राम। ये क्रोमोसोम्स की आर्म है, ये तो बनी हुई है, मैं जो बना रहा हूं वो उस पर आपको फोकस करना है। तो ये कुछ इस तरह से आर्म प्रेजेंट है, और ये भी कंडेंस्ड होके क्रोमैटिड बनेगी। तो जब ये कंडेंस्ड होगी तो इसमें होगा क्या, इसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे, एक डीएनए, सेकेंड इज हिस्टोन। हिस्टोन भी प्रोटीन, ये खुद भी प्रोटीन, एंड डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अराइज होना तो बनता ही था ना कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स हैं या डीएनए। बात समझ में आ गई? चलिए अब ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, प्रोटीन या डीएनए, और डीएनए क्यों बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेरेटिवली टू प्रोटीन। तो इसमें ये दोनों पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, और ये भी बहुत मैटर करता है। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बात हो रही थी कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब थोड़ा इसके डिस्कवरर से रिलेटेड बात भी कर ले। आपको पता है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल तो है, मगर डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है? खैर, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया ये मैटर नहीं करता, पहले ये आप देखिए कि डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इट्स फ्रेडरिक माइशर, okay, in 1868, okay, and he isolated the DNA from the nucleus of pus cell, from the nucleus of pus cell। चलिए ये बन गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सेड कि ये जो फ्रेडरिक माइशर की डिस्कवरी थी, तो फ्रेडरिक माइशर ने इसका नाम दिया न्यूक्लिन, सो ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। क्वेश्चन ये भी आता है कि डीएनए का अर्लियर नेम क्या है, तो द अर्लियर नेम इज न्यूक्लिन प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक माइशर। चलिए ये तो क्लियर। इसके बाद एक और पर्सन आए जिनका नाम था ऑस्कर हडविग, ओके, ऑस्कर
हर्टविग। एंड ऑस्कर हर्टविग ने डिस्क्राइब किया और बताया रोल ऑफ न्यूक्लिन एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ही डिस्क्राइब्ड दैट न्यूक्लिन इज द केमिकल, न्यूक्लिन एक केमिकल है, न्यूक्लिन इज द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलिए ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ढूंढा फ्रेडरिक माइशर ने, रोल बताया ऑस्कर हर्टविग ने। अब आती है एंट्री ऑल्टमान की, ओके। ऑल्टमान प्रपोज्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड, ओके। ये सारे नेम आपको एकदम रटे होने चाहिए। प्रपोज्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल्टमान ने ही ये बताया था, एंड ही सजेस्टेड दैट देयर आर टू न्यूक्लिक एसिड, suggested that there are two nucleic acid, ठीक है। हम लोग जानते हैं डीएनए एंड आरएनए, बट डीएनए वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ेकारियस, ओके। तो ज़ेकारियस proposed the term, not introduced, he proposed the term or introduced the term DNA. Zacharias introduced the term DNA. चलिए ये तो बात हो गई रिलेटेड टू हिस्ट्री। अब बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल कितनी होनी चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज तो हम लोग कंपैरिजन में देख चुके हैं, ठीक है, कि क्यों प्रोटीन से बेटर है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज इट इज एबल टू रेप्लिकेट और डुप्लीकेट और इट गेट प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल्स। एंड इससे बेटर प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि डीएनए इज एबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द कोडेड फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ डीएनए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो इसमें आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, दैट द क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट इन ईच सेल, ओके। क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट, जितना भी अमाउंट है वो कांस्टेंट होगा, बट सारे सेल्स में कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट इन ईच सेल्स, ओके बच्चों। हर एक सेल में डीएनए का काउंट फिक्स्ड है, वो वेरिएशंस नहीं शो कर सकता है। नंबर टू, इट गेट्स डुप्लीकेटेड और गेट्स डबल्ड, ओके, बिफोर माइटोसिस, यानी जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डबल कर लेता है माइटोसिस से पहले, सेल डिवीजन से पहले। यह चीज आपने 11th में सेल डिवीजन में पढ़ी है ड्यूरिंग द एस फेज, क्लियर ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये डबल हो तो फिर ये प्रिसाइजली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो in the daughter cells, equally distributed in the daughter cells। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हम लोगों का, क्लियर है ना। अब हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। लोकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल मींस द लोकेशन ऑफ डीएनए। अब लोकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा समझना बहुत अच्छे से है। तो चलिए अब लोकेशन ऑफ डीएनए हम लोग देख लें। लोकेशन ऑफ डीएनए, अब लोकेशन ऑफ डीएनए में हम दो टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे, दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, ओके। चलिए ठीक है, एक तरफ हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की
और एक तरफ हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, लोकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं बहुत फोकस करना है इस टॉपिक पे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में लोकेशन ऑफ डीएनए। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस। तो इट इज क्लियर ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा, तो डीएनए इज एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ओके, तो डीएनए इज एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म में जहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो डीएनए इज एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म एंड ये कॉम्पैक्ट होके एक सर्कुलर शेप बनाएगा। ओके, तो इट इज सर्कुलर एंड देयर आर नो फ्री एंड्स, क्योंकि ये लूप्ड हो जाता है। लूप्ड क्यों हो जाता है? बिकॉज ये अपने आप पॉजिटिव चार्ज्ड आयन के साथ बाइंड होता रहता है। तो चलिए मैं आपको छोटा सा डायग्राम शो कर दूं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यहां पे ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है और डीएनए कुछ इस तरह से लूप की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सर्कुलर है, लूप्ड है एंड दैट्स व्हाई देयर आर नो फ्री एंड्स। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका लोकेशन, एंड इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, नंबर 2, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये भी है कि डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन। ओके, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। हमारी बॉडी में क्या होता है कि हिस्टोन के साथ डीएनए रैप्ड होके डीएनए हिस्टोन को बाइंड कर लेता है एंड एक स्ट्रक्चर बनता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। वो हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए में देखेंगे, बट यहां पे वो हिस्टोन्स नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन। हाँ, डीएनए इज एसोसिएटेड विद सर्टेन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, तो सर्टेन पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस आर देयर। ओके, certain positive charged ions are associated with the DNA। चलिए, एक तो बात हो गई इस छोटे से पार्ट की। अब एक क्वेश्चन यहां बनता है, जो डीएनए साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, सर्कुलर है, लूप्ड है, जिसका कोई फ्री एंड नहीं है, उसे एक टर्म दिया गया है एंड द टर्म इज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। एक डीएनए यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड है जिसे जीनोफोर भी कहा जाता है। एक और डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड दिस डीएनए इज नोन एज प्लास्मिड। ओके, तो अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन मोर डीएनए इज देयर। ओके, तो वन मोर डीएनए, इसको मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूं, वन मोर डीएनए विच इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। ओके, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ओके, एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। चलिए, और इस डीएनए को हम बोलते हैं प्लास्मिड्स। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में बिकॉज ऑफ इट्स रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। यानी एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर मैं इसके सेगमेंट को कट करके किसी भी डीएनए को यहां अगर मैं मर्ज करता हूं, तो जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा उतनी बार ये फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। और हो सकता है ये फॉरेन डीएनए किसी इंपॉर्टेंट हार्मोन को कोड कर रहा हो, लाइक इंसुलिन को कोड कर रहा हो, और ऐसे ही इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन जिसको ह्यूमुलिन बोलते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है बाय द अमेरिकन कंपनी एली लिली। क्लियर ना? तो बात समझ में आ गई होगी इसकी प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसको टर्म दिया जाता है प्लास्मिड्स। ठीक है,
समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए के बारे में बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल में। देखिए यूकैरियोटिक सेल में डीएनए इज कन्फाइंड टू अ प्लेस दैट इज न्यूक्लियस। ओके, डीएनए इज कन्फाइंड टू अ प्लेस, है ना, और डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, डीएनए किससे एसोसिएटेड है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, मैं इसलिए रेड से मार्क कर रहा हूं। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर द बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन। फर्स्ट पॉइंट इजी हो गया। नंबर 2, अगर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है तो उस डीएनए को बोलते हैं ओके इंट्रा न्यूक्लियर डीएनए। इंट्रा न्यूक्लियर डीएनए ये वो डीएनए है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर? सम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आर आल्सो देयर। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडिंग ले लेते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की, एंड दोज डीएनए आर फाउंड, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आर फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में चैप्टर सेल में। एंड द सेकेंड वन इज प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। इंट्रा न्यूक्लियर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो डीएनए है जो हिस्टोन से एसोसिएटेड है, जिसके पास टेंडेंसी है टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एंड ये वही डीएनए है जो आपके कैरेक्टर्स को कॉपी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में आपको लोकेशन के बेसिस तो क्लियर हो गया, इंट्रा न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। यहां आपको जो टर्म सबसे ज्यादा याद रखना है वो है न्यूक्लियोइड, जीनोफोर एंड प्लाज्मिड्स। ठीक है, हालांकि यूकैरियोटिक में अभी बहुत सारी चीजें और हैं, बट इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है, हम लोग जल्दी से उस टॉपिक पे भी आएंगे। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो हम लोग आगे चलिए अब हम लोग चलते हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। लोकेशन ऑफ डीएनए हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, लोकेशन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वांटिटी ऑफ डीएनए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए जो हम लोगों ने डीएनए एंड प्रोटीन के कंपैरिजन में देखा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अब हम देखेंगे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझने से पहले आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि डीएनए जो है ना, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसके फॉर्मेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमें चाहिए। ओके, एक तो हमें चाहिए शुगर एंड फॉस्फेट जो कि बैकबोन है डीएनए के हेलिक्स का। ओके, तो शुगर एंड फॉस्फेट दे एक्ट एज ए बैकबोन। ओके, इनको बैकबोन बोला जाता है डीएनए हेलिक्स का, बैकबोन ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट। नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस, और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस 2 कैटेगरीज में है, प्यूरिन से, पिरिमिडिन से। ओके, अब प्यूरिन्स हमारे पास हैं आर्डेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, आर्डेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन्स हमारे पास हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। क्योंकि मैं डीएनए की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे यूरैसिल ऐड नहीं करने वाला। ठीक है, आगे चले। अब आती है थर्ड कंपोनेंट की बारी,
थर्ड कंपोनेंट है हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, चलिए अब इसको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके डबल हेलिकल मॉडल को। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइक बटन को प्रेस जरूर करें और जितने नए व्यूअर्स हैं ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियोस लाने में मुझे भी बहुत अच्छा फील हो कि मेरे व्यूअर्स मेरे टॉपिक्स को समझ रहे हैं, मेरे कंटेंट को देख रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब उस स्ट्रक्चर के फ्लो चार्ट की। तो ओवरऑल हमें डीएनए को बनाने के लिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए 2 कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड द सेकेंड वन इज फॉस्फेट। यानी जब तक फॉस्फेट ऐड नहीं होगा तब तक आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। जैसे ही ये फॉस्फेट से बॉन्ड हो जाएगा तब स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो अब आपको याद रखना है, फॉस्फेट अगर लिंक्ड है तो न्यूक्लियोटाइड, नहीं लिंक्ड है तो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड है क्या? न्यूक्लियोसाइड has 2 components. Okay, first one is pentose sugar and the second one is nitrogenous base. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 2 प्यूरीन्स एंड pyrimidines। ठीक है बच्चों, प्यूरिन्स एंड pyrimidines। एंड प्यूरिन्स हमारे पास क्या है? एडेनिन, गुआनिन एंड pyrimidines हमारे पास क्या है? साइटोसाइन एंड थाइमिन। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है इस पे आपको ध्यान देना है। देखिए मेनली ये हमारा सबसे बेसिक एलिमेंट है डीएनए का, नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से जब तक लिंक्ड नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोसाइड बनेगा नहीं। ओके, और इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर से लिंक्ड होगा तो उस लिंकेज को बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। चलिए, इस लिंकेज के थ्रू न्यूक्लियोसाइड तो बन गया। अब हम लोग को फॉस्फेट अटैच करना है वरना न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। तो इस लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जैसे ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा आपका डीएनए प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका स्ट्रक्चर या केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। इस वीडियो में यहीं तक इस टॉपिक को रखते हैं। आई होप डीएनए के बारे में जितनी भी चीजें मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है ना तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।